हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। माई सेल्फ सी अदिति त्यागी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग चैप्टर के क्वेश्चंस फ्रॉम ICI स्टडी मटेरियल। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। बी लिमिटेड इज़ अ हाईली सक्सेसफुल कंपनी एंड विशेस टू एक्सपेंड बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स। Its expected high growth in earnings and dividends is reflected in its PE ratio of 17। हमें पता है PE ratio क्या होता है। PE ratio is nothing but price by earning ratio, right? The board of directors of B Limited has advised that if it were to take over firms with a lower PE ratio than its own using a share for share exchange, then it could increase its reported earnings per share। बी लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका कहना है कि अगर आप चाहते हो एक ऐसी कंपनी को एक्वायर करना जिसका कि पीई रेशियो बी लिमिटेड से कम है, तो आपको शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के लिए जाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिपोर्टेड अर्निंग्स हैं करंटली ऑफ बी लिमिटेड वो आफ्टर द मर्जर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सी लिमिटेड हैज़ बीन सजेस्टेड एज अ पॉसिबल टारगेट फॉर अ टेक ओवर, राइट, विच हैज़ अ पीई रेशियो ऑफ 10 एंड 1 लाख शेयर्स इन इशू, यानी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख और सी लिमिटेड का पीई रेशियो है 10। इसलिए कंपनी को ये सजेस्ट किया जा रहा है, यानी बी लिमिटेड को ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप सी लिमिटेड को टेक ओवर कर लीजिए। ठीक है। विथ अ शेयर प्राइस ऑफ ₹15, यानी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ सी लिमिटेड इज़ ₹15। बी लिमिटेड के खुद के 5 लाख शेयर्स हैं इन इशू, यानी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, विद अ शेयर प्राइस ऑफ ₹12। Calculate the change in earning per shares of B Limited if it acquires the whole of C Limited by issuing shares at its market price of ₹12. Assume the price of B Limited shares remains constant। यानी कि क्या कह रहा है, आप कैलकुलेट करके बताइए कि जो अर्निंग्स हैं, ठीक है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि अगर आप चाहते हो, यानी कि बी लिमिटेड अगर चाहती है टू एक्वायर अ कंपनी विद द लोअर पीई रेशियो, तो उसको शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के लिए जाना चाहिए, सो दैट आफ्टर द मर्जर जो अर्निंग्स हैं ऑफ बी लिमिटेड वो इंक्रीज़ हो जाएं, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि क्या चेंज आएगा इन द अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड इफ़ इट एक्वायर्स सी लिमिटेड, राइट। आपको इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है और एक चीज़ और बोली गई है कि आपको जो शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज लिखा था उसके लिए आपको कोई एक्सचेंज रेशियो तो दिया नहीं है, राइट। शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज मीन्स आपको शेयर के बदले शेयर मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक्सचेंज रेशियो तो पता होना चाहिए कि कितने शेयर के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिया। बट आपको क्या बोला, सी लिमिटेड को पूरा का पूरा एक्वायर कर रही है बी लिमिटेड by issuing shares at its market price of course। अगर बी लिमिटेड सी लिमिटेड को अपने शेयर्स इशू करेगी, ठीक है, सी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को अगर बी लिमिटेड अपने शेयर्स इशू करेगी, तो ऑफ कोर्स वो जो शेयर्स इशू होंगे उनका मार्केट प्राइस कौन सा होगा, ऑफ कोर्स जो बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस है, क्योंकि जब शेयर भी बी लिमिटेड के मिल रहे हैं तो मार्केट प्राइस भी कौन सा होगा, जो बी लिमिटेड का होगा, राइट। यानी ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको लिख के दिया था ना कि मार्केट प्राइस है ऑफ ₹12 ऑफ बी लिमिटेड का शेयर, राइट। यहाँ पे भी आपको क्या कह रहा है कि सी लिमिटेड को ये शेयर्स इशू कर रहे हैं, पूरा का पूरा सी लिमिटेड जो है उसको एक्वायर किया जा रहा है विथ इशूइंग अ शेयर्स ऑफ ₹12, ठीक है। यानी पहले आपको पता होना चाहिए कि सी लिमिटेड की एक्चुअली में वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको आप डिवाइड करेंगे विद द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सी लिमिटेड की वैल्यू है टोटल 12 लाख रुपीज़, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है सी लिमिटेड की, 12 लाख रुपीज़। अब बी लिमिटेड चाहता है सी लिमिटेड को एक्वायर करना, राइट।
एक्वायर कैसे करना चाहता है, वो बोलता है बी लिमिटेड बोलता है सी लिमिटेड को कि मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देता हूँ। कितनी वैल्यू के? जो आपकी कंपनी की वैल्यू है, यानी 12 लाख की वैल्यू के शेयर्स मैं आपको इशू कर देता हूँ। 12 लाख की वैल्यू के शेयर्स मैं इशू कर देता हूँ, राइट। यानी कि देखो, अगर टोटल वैल्यू है 12 लाख, ठीक है, उसके खुद के शेयर की, एक शेयर की वैल्यू है ₹12, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगा वो? 1 लाख शेयर्स, ठीक है। अगर वो सी लिमिटेड की वैल्यू को कवर करना चाहता है बाय इशूइंग द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ सी लिमिटेड, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि एक्चुअली में सी लिमिटेड की वैल्यू क्या है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है सी लिमिटेड की? अज्यूम किया हमने कि 12 लाख की वैल्यू है ऑफ सी लिमिटेड, ठीक है। अब बी लिमिटेड को अपनी कंपनी के शेयर इशू करने हैं, कितनी वैल्यू के? 12 लाख की वैल्यू के, क्योंकि बी लिमिटेड को सी लिमिटेड को देने कितने हैं पैसे? अगर पैसे देने पड़े, मान लो अगर बी लिमिटेड को सी लिमिटेड को पैसे देने हैं, ठीक है, तो कितने पैसे देगी? 12 लाख रुपए। लेकिन अगर बी लिमिटेड बोले कि मैं पैसे नहीं दे रही, मैं शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज करना चाहती हूँ, यानी कि मैं आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दूंगी, राइट। तो सी लिमिटेड क्या बोलेगी, देखो अगर मैं आपसे कैश लेती, ठीक है, तो 12 लाख रुपए का कैश ले लेती, राइट। अब आप मुझे क्या दे रहे हो? 12 लाख कैश नहीं दे रहे, आप 12 लाख की वैल्यू के शेयर्स दे रहे हो अपनी कंपनी के, राइट। किससे डिवाइड करोगे? ऑफ कोर्स जो वैल्यू है बी लिमिटेड के शेयर्स की, उससे डिवाइड करोगे, सो दैट आपकी टोटल वैल्यू कवर हो जाए। अब आप देखो, 1 लाख शेयर्स इशू किए बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, तो टोटल कितनी वैल्यू के शेयर्स इशू हो गए? 1 लाख तो शेयर्स इशू किए हैं। बी लिमिटेड के शेयर की वैल्यू क्या है? एक शेयर की वैल्यू है 12 रुपीज़, यानी टोटल 12 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू कर दिए गए हैं बाय बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड, सो दैट सी लिमिटेड को वो परचेज कर पाए, राइट। इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकते हैं क्या? आंसर इज यस, क्योंकि हमें नहीं बताया कि हमें ईपीएस के बेस पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं या हमें एमपीएस के बेस पे निकालने हैं, ठीक है, या फिर हमें वेटेज दे के दोनों को, ईपीएस को भी एमपीएस को भी बुक वैल्यू को भी, इस तरीके से हमें निकालना है। एक्सचेंज रेशियो कुछ नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ इतना बोला कि ये कंपनी की वैल्यू के बराबर के शेयर्स इशू करेगी, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ डायरेक्टली नहीं लिखी, बट ये तो लिखा ही हुआ है ना कि वो अपनी जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का 12 रुपीज़ का, उसके शेयर्स इशू कर देगा। तो ऑफ कोर्स जितनी सी लिमिटेड की वैल्यू होगी उसी हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे, राइट। अब आप देख लो क्या तो वैल्यू है ऑफ सी लिमिटेड और कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे और किस तरीके से अर्निंग्स में चेंज आएगा। देखिए पीई रेशियो है 17, किसका? बी लिमिटेड का, मींस प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है ऑफ 17, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे आपको टैबुलर फॉर्मेट में दोनों चीज़ें लिख देती हूँ अच्छे से, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए बी लिमिटेड के बारे में भी लिखते हैं, सी लिमिटेड के बारे में भी लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ थी पीई रेशियो, विच इज़ 17 फॉर बी लिमिटेड एंड 10 फॉर सी लिमिटेड, ठीक है। और क्या बोला हमें? इंफॉर्मेशन दी गई है 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ सी जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, एंड बी लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 5 लाख। इसके अलावा शेयर प्राइस दिया है 12 और सी लिमिटेड का शेयर प्राइस क्या दिया है? 15। बी लिमिटेड का है 12, सी लिमिटेड का है 15, क्या? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? क्या चेंज आएगा अर्निंग पर शेयर में? क्या आपको अर्निंग्स दी गई हैं? आंसर इज़ नो, हमें तो मार्केट प्राइस दिया है। बट क्या आपको अर्निंग निकालने के लिए कुछ और डेटा गिवन है? दिया हुआ है। क्या दिया है? प्राइस बाय अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। देखो प्राइस बाय अर्निंग अगर 17 है और प्राइस आपको 12 गिवन है, तो क्या अर्निंग्स निकल जाएगी क्या? आंसर इज यस, निकल सकती है। कैसे निकलेगी? 12 डिवाइडेड बाय 17 कम्स आउट टू 0.71,
ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट होगा। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो दिया है, प्राइस आपको गिवन है, तो ऑफ कोर्स आप अर्निंग्स पे पहुंच सकते हो। सिमिलरली अगर आप देखेंगे सी लिमिटेड में प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कितना है 10, प्राइस आपको दिया हुआ है 15, अर्निंग्स आपको पता करनी है, तो अर्निंग्स कैसे निकालोगे? 15 डिवाइडेड बाय 10 कम्स आउट टू 1.5 पर शेयर। ठीक है, अब पॉइंट क्या था कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे फ्रॉम बी टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ सी लिमिटेड, तभी आप क्या पता कर पाओगे कि पोस्ट मर्जर पर शेयर अर्निंग्स क्या हैं। ठीक है, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पे आप पहुंच सकते हो। ये अर्निंग आपको प्री मर्जर दोनों की पता है। ठीक है, इसको आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अर्निंग्स पता चल जाएगी। क्या देखो, अर्निंग्स पर शेयर है ये, ठीक है, पर शेयर है। अगर आपको टोटल अर्निंग्स निकालनी है तो आप क्या करोगे? अगर एक शेयर पे आपको 0.71 की अर्निंग हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5 लाख है। ठीक है, टोटल अर्निंग्स कितनी हो गई? 5 लाख इंटू 0.71, राइट, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 0.71 इंटू 5 लाख, 3,55,000 की टोटल अर्निंग्स हो गई, राइट। सिमिलरली अगर हम निकालें फॉर सी लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर इज़ 1.5, टोटल नंबर ऑफ शेयर इज़ 1 लाख, टोटल अर्निंग्स कितनी हो गई? 1,50,000 की, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोस्ट मर्जर अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी तो आप क्या बोलोगे कि क्योंकि आपस में दोनों ही कंपनीज मर्ज हो गई हैं तो दोनों की अर्निंग्स को कंबाइन कर दो। एज सच सिनर्जी नाम की कोई चीज़ तो हमें गिवन ही नहीं है कि अगर दोनों कंपनी आपस में मिल जाएंगी, ठीक है, तो उनकी अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा ऑफ सम अमाउंट, ऐसा तो कुछ नहीं दिया। ठीक है, यानी कि पोस्ट मर्जर भी क्या होगा, बी लिमिटेड की जो अर्निंग्स हो रही हैं वही कंटिन्यू करेंगी और सी लिमिटेड की जो अर्निंग्स हो रही है वही कंटिन्यू करेंगी। इट्स जस्ट दैट कि दोनों कंपनी अब कंबाइंडली काम करेंगी, इसलिए अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी पोस्ट मर्जर। ठीक है, कैसे निकालोगे? 355 प्लस 1,50,000, टोटल अर्निंग्स पता चल गई कितनी आ रही हैं? 5,05,000 की टोटल अर्निंग्स हो गई। पर हमसे पूछा क्या है? देखो, हमसे पूछा है अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आएगा ऑफ बी लिमिटेड, राइट। यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए? चेंज मीन्स व्हाट? प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आ गया फॉर दी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, यही पूछा है ना हमसे। एक बात बताओ, प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर हमें पता है, क्या हमें पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर पता है? आंसर इज़ नो। हमें क्या पता है? पोस्ट मर्जर टोटल अर्निंग्स हमें पता है। पोस्ट मर्जर टोटल अर्निंग्स जो हैं वो हमें पता है कि टोटल 5,05,000 की टोटल अर्निंग्स हमें हो जाएंगी। ठीक है, अगर मुझे पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये अर्निंग कौन सी है? पोस्ट मर्जर। ठीक है, अगर मुझे निकालना भी क्या है? पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर, तो मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द मर्जर। ठीक है, जो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर इज यस। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, बी लिमिटेड सी लिमिटेड को एक्वायर कर रही है, राइट। बी लिमिटेड इज एक्वायरिंग सी लिमिटेड, राइट। तो बी लिमिटेड के जो 5 लाख शेयर्स हैं वो तो एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, बट सी लिमिटेड के जो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या होगा? किसी रेशियो में बी लिमिटेड के शेयर्स इशू हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये 1 लाख तो टोटल में ऐड नहीं कर सकती इस 5 लाख में। टोटल नंबर ऑफ शेयर 6 लाख तो नहीं हो जाएंगे ना, क्योंकि क्या होगा? बी लिमिटेड अपने शेयर्स इशू करेगा टू दी शेयर होल्डर ऑफ सी लिमिटेड इन सम रेशियो। ठीक है, बट एज सच इसमें कोई रेशियो तो दिया नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने मैंने आपको बता दिए। बी लिमिटेड की खुद की शेयर की वैल्यू है ₹12, राइट। बी लिमिटेड के खुद की शेयर की वैल्यू है ₹12, विच मीन्स कि वो 12 रुपये की वैल्यू के शेयर्स इशू करेगा टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, अब बी लिमिटेड की टोटल वैल्यू कितनी है? आप देखो, क्या आपको मार्केट प्राइस दिया था 15 का? आंसर इज यस। आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है 1 लाख, यानी वैल्यू क्या हो गई बी लिमिटेड की? टोटल 15 इंटू
1 लाख। ठीक है, टोटल 15 लाख की वैल्यू है ऑफ सी लिमिटेड। ठीक है, अब सी लिमिटेड को टोटल 15 लाख की वैल्यू के शेयर्स 15 लाख की वैल्यू के शेयर्स इशू करने चाहिए बी लिमिटेड को। ठीक है, बी लिमिटेड के खुद की शेयर की वैल्यू कितनी है 12। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 12 कम्स आउट टू 1,25,000 शेयर्स इशू करेगा। समझ में आया? ये जो मैंने ऊपर आपको समझाया था ना कि 12 लाख अगर वैल्यू हो सी लिमिटेड की, तो वो आपसे क्या बोलेगा कि अगर आप कैश दे रहे हो तो टोटल मुझे 12 लाख रुपए चाहिए। आप बोल रहे हो मैं कैश नहीं दे रहा, मैं आपको शेयर्स इशू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है कितनी वैल्यू है तुम्हारे शेयर की? वो बोलेगा 12 रुपये का शेयर है। वो बोलेगा मेरी कंपनी की वैल्यू 12 लाख है, तुम 12 रुपये का एक शेयर दे रहे हो, तो टोटल कितने शेयर्स दो मुझे? 1 लाख शेयर दो, सो दैट मेरी कंपनी की वैल्यू कवर अप हो जाए। राइट, अब वहाँ पे 12 लाख की जगह 15 लाख रुपए की वैल्यू ले लो, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है 15 लाख रुपीज़ की है। राइट, 15 लाख टोटल वैल्यू है ऑफ सी लिमिटेड। ठीक है, बी लिमिटेड उसको कैश देता तो 15 लाख रुपए देता, बट वो उसको अपने शेयर्स इशू कर रही है जिनकी की वैल्यू कितनी है 12 रुपीज़ की। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे निकालोगे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 12 कम्स आउट टू 1,25,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे ऑफ बी लिमिटेड, राइट, एंड 1,25,000 और हो गए, यानी 6,25,000 के नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं पोस्ट मर्जर एग्जिस्ट करेंगे। अब आप देखो 5,05,000 वॉज दी टोटल अर्निंग्स पोस्ट मर्जर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 6,25,000 कम्स आउट टू 625.808 विच इज़ 0.81। तो आप देखो पोस्ट मर्जर कितनी हो गई अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड के शेयर होल्डर 0.81, पहले कितनी थी 0.71, यानी कि देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 0.10 इन दी अर्निंग पर शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं कोई भी क्वेश्चन आपके साथ शॉर्टकट में डिस्कस नहीं करती हूँ, ये चीज़ आप लोगों को पहले की वीडियोस भी देख के समझ में आ गया होगा। मैं आपको इन डिटेल ही सारी चीज़ें बताती हूँ, सो दैट आप लोगों को एटलीस्ट क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है, आप खुद से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर आपको कोई डाउट आता है, आप यहाँ पे देखने आते हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को वो चीज़ की क्लैरिटी तो मिल सके, एटलीस्ट जो भी डाउट था आपका। इसलिए मैं सारी कुछ इन डिटेल ही बताती हूँ। ठीक है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Elrond Limited plans to acquire Doom Limited. The relevant financial details of the two firms prior to the merger announcement are, यानी कि आपको क्या बोला, Elrond Limited है, Doom Limited को एक्वायर करने वाली है। फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दी हुई हैं, जैसे कि मार्केट प्राइस पर शेयर बताया हुआ है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी दिए हुए हैं ऑफ बोथ दी कंपनीज। ठीक है, द मर्जर इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेन्स, यानी कि आपको सिनर्जी का बेनिफिट होने वाला है ऑफ ₹200 lakhs। ठीक है, अगर मर्जर हो जाता है तो। नाउ द एक्सचेंज रेशियो अग्रीड टू इज़ 0.5, यानी कि एक्सचेंज रेशियो भी आपको यहाँ पे सिंपली मेंशन करके दे दिया। राइट, व्हाट इज़ द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलरॉन्ड लिमिटेड। ये चीज़ स्पेसिफिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बता दी थी। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर मीन्स अगर मैं आज कोई चीज़ जाके परचेज़ कर रही हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम्पल दिया था, आई गेस पेन का एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने, राइट। मान लीजिए मैं आज आपके पास आके एक पेन ख़रीद रही हूँ, राइट, उस पेन को आप सेल कर रहे हो इन ₹12, राइट। मैं आई, मैंने आपको ये 12 रुपये दे दिए, ठीक है, मैं आई, मैंने आपको ये 12 रुपये दे दिए। नाउ कोई मेरे से पूछता है कि व्हाट इज़ द ट्रू कॉस्ट ऑफ दिस पेन, क्या बोलोगे? ₹12। नॉर्मली तो हम यही बोलते हैं 12 रुपये का पेन खरीदा है, बट आपसे कॉस्ट नहीं पूछी, आपसे पूछी गई है व्हाट इज़ द ट्रू कॉस्ट ऑफ दिस पेन। अगर आप ये पेन खरीदने गए हैं, यानी अगर मैं ये पेन खरीदने आई आपके पास, ठीक है, तो क्या हुआ, मुझे ये पेन भी मिल गया, मुझे ये पेन मिल गया,
और मैंने आपको ₹12 दिए, बट पॉइंट इज़ कि एक्चुअली में इस पेन की वैल्यू थी ₹10। कितनी वैल्यू थी? ₹10, यानी कि आपको इस पेन को सेल करने में फ़ायदा हुआ ऑफ ₹2 ओनली, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा होगा, देखो आपने खुद ख़रीदा इसे ₹10 में, मुझे बेचा ₹12 में, यानी आपको बेनिफिट कितना हुआ? ₹2। और मैंने क्या किया, मुझे ये पेन भी रिसीव हुआ ऑफ ₹10 प्लस मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की है ऑफ ₹2। इसी ₹2 का आपको बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि मुझे तो क्या है, मुझे वैल्यू कितनी मिली है, ₹10 का पेन रिसीव हुआ है, बट मैंने आपको पे कितना किया? ₹12। मुझे पेन रिसीव हुआ है ऑफ ₹10, ठीक है, बट मैंने उसके लिए कितने पैसे पे किए? ₹12। तो ट्रू कॉस्ट कितनी हुई? ₹2। ट्रू कॉस्ट तो यही हुई ना, मुझे पेन भी तो मिल गया ना। अगर मैंने ₹12 दिए हैं तो मुझे उसके बदले पेन भी तो रिसीव हुआ है, राइट। तो ट्रू कॉस्ट में एक्चुअली में टोटल 12 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे ₹12 के बदले में पेन तो मिल गया ना। जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है वो क्या हुआ मेरे लिए? ट्रू कॉस्ट ऑफ दैट पेन, राइट। यानी कि क्या होगा, देखो जितना फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये पेन सेल करने में जितना फ़ायदा हो रहा है आपको, दैट विल बी माई ट्रू कॉस्ट, ठीक है। जो फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को इस पेन को सेल करते टाइम, दैट विल बी माई ट्रू कॉस्ट। देखो यहाँ तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मुझे पता है कि एक्चुअली में इस पेन की कॉस्ट है ₹10, बट मुझे ₹12 देने पड़े, इसलिए ट्रू कॉस्ट इज़ ₹2। बट मुझे हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि पता होगा कि एक्चुअली में जो मुझे चीज़ें रिसीव हुई हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। तो ट्रू कॉस्ट मैं किसको बोलूँगी? अगर आप एक पेन सेल कर रहे हो, आपको फ़ायदा हो रहा है ₹2 का, ठीक है, वो पेन सेल करने पे, तो मैं क्या समझूंगी कि ठीक है ₹12 का मैंने ख़रीदा और ये सामने वाला बोल रहा है कि इसे ₹2 का फ़ायदा हुआ है, यानी कि ट्रू कॉस्ट ऑफ दैट पेन मेरे लिए कितनी है? ₹2। यानी जो सामने वाले बंदे को बेनिफिट हो रहा है दैट विल बी माई ट्रू कॉस्ट, ठीक है। जो सामने वाले पर्सन को बेनिफिट हो रहा है दैट विल बी माई ट्रू कॉस्ट, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुकी थी, यहाँ पे भी मैंने डिस्कस कर ली, सो दैट क्वेश्चन समझने में आपको डिफ़िकल्टी ना आए। अब यहाँ पे आप क्या अज्यूम करो कि मैं हूँ द कंपनी दैट इज़ एक्वायरिंग दी अदर कंपनी दैट इज़ यू, ठीक है, जो पेन सेल आप कर रहे थे, ठीक है, दैट इज़ दी टारगेट कंपनी, ठीक है। अब मैं एक्वायर कर रही हूँ टारगेट कंपनी को, आई एम द एक्वायरिंग कंपनी, यू आर द टारगेट कंपनी, नाउ आई एम एक्वायरिंग यू। कोई मेरे से पूछे कि ये जो मैंने आपको एक्वायर किया है, ठीक है, ये जो मर्जर हुआ, इसका ट्रू कॉस्ट क्या आया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि देखो मैंने एक्वायर किया सामने टारगेट कंपनी को, राइट, बट मुझे उसके बदले वैल्यू तो रिसीव हो ही रही है, ठीक है। अगर मैंने एक कंपनी एक्वायर की है ऑफ वैल्यू 10 लाख, ठीक है, बट मैंने उसके लिए 12 लाख रुपए पे किए, दैट मीन्स कि 10 लाख रुपए की वैल्यू तो मुझे रिसीव हो ही रही है ना। इफ़ आई एम एक्वायरिंग दैट कंपनी, वो कंपनी एक्वायरिंग कंपनी के अंदर मर्ज हो रही है, दैट मीन्स कि मुझे वो 10 लाख की वैल्यू तो एटलीस्ट रिसीव हो ही रही है। बट मैंने जो ओवर एंड अबव दैट वैल्यू, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज़ मैंने पे किए हैं, दैट विल बी दी ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। और ये मुझे कैसे पता चला कि ये ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर 2 लाख रुपीज़ की होगी? क्योंकि मुझे पता है कि टारगेट कंपनी क्या सोच रही है कि मेरी वैल्यू तो 10 लाख की थी, राइट, मुझे उसके बदले 12 लाख रिसीव हो गए, विच मीन्स मुझे बेनिफिट हो गया 2 लाख का। अब टारगेट कंपनी को 2 लाख का बेनिफिट है, विच मीन्स मेरी कंपनी यानी कि एक्वायरिंग कंपनी का ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर इज़ ₹2 लाख, दैट इज़ द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। अब आप पढ़ लो क्या लिखा है, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, यानी कि आप टोटल वैल्यू तो निकाल पाओगे दोनों ही कंपनीज़ की, राइट, और आपको एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है, आपको मार्केट प्राइस भी पता है एक शेयर का, ठीक है ना। अब आप देखो बेसिकली होगा क्या, अगर आप निकालो दोनों की टोटल वैल्यूज़, ठीक है, ऑफ बोथ दी कंपनीज़, तो क्या होगा? मैंने आपको क्या कहा, आपको बेसिकली अगर ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालना है, दिस मीन्स आपको निकालना है कि टारगेट कंपनी का टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है, क्योंकि जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो रहा है वही एक्वायरिंग कंपनी के लिए ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर बन जाएगी,
राइट। यानी हमें निकालना क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम निकालें कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट हो रहा है ड्यू टू दिस मर्जर। करेक्ट, यही करना है हमें। देखिए टोटल वैल्यू कितनी है ऑफ, एक सेकेंड, टोटल वैल्यू कितनी है ऑफ डूम लिमिटेड, 25 इंटू रुपीज़ 10 lakhs विच इज़ रुपीज़ 250 lakhs। ये तो टोटल वैल्यू हो गई ऑफ डूम लिमिटेड। अगर हम निकालें टोटल वैल्यू ऑफ एलरॉन लिमिटेड तो वो कितनी आएगी, 1000 lakhs, राइट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो रहे हैं, 0.5 इज़ द एक्सचेंज रेशियो। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी कितने थे डूम लिमिटेड में, 10 लाख के शेयर्स थे। उन्होंने क्या कहा, 0.5 का हम क्या रख रहे हैं, एक्सचेंज रेशियो रख रहे हैं। 0.5 मीन्स व्हाट, 0.5:1, यानी कि 0.5 शेयर्स ऑफ एलरॉन लिमिटेड विल बी इशूड टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ डूम लिमिटेड होल्डिंग 1 शेयर। ठीक है, यानी एक शेयर के बदले 0.5 शेयर्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10 लाख है, राइट। यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हो जाएंगे, 5 लाख। ठीक है, अब पॉइंट इज़ कि अगर मुझे निकालना है कि ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि पहले क्या वैल्यू थी ऑफ द टारगेट कंपनी, और ये भी पता होना चाहिए कि पोस्ट मर्जर क्या वैल्यू हो गई है ऑफ द टारगेट कंपनी। यही करना है। पहले क्या वैल्यू थी, अभी मैंने बताया 250 lakhs की वैल्यू थी प्री मर्जर। ठीक है, प्री मर्जर कितनी वैल्यू थी, 250 lakhs। पोस्ट मर्जर अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे पता है कि एलरॉन लिमिटेड एंड डूम लिमिटेड पोस्ट मर्जर कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों की वैल्यू कंबाइंड हो जाएगी। 5 लाख न्यू इशू हो जाएंगे शेयर्स ऑफ एलरॉन लिमिटेड, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर कितने हो जाएंगे, 20 lakhs प्लस दीज 5 lakhs, यानी पोस्ट मर्जर अगर नंबर ऑफ शेयर्स देखा जाए तो वो कितने हो जाएंगे, 25 lakhs। ठीक है, और टोटल अगर वैल्यू देखी जाए ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी तो क्या होगा, 1000 lakhs प्लस 250 lakhs प्लस 200 lakhs। ठीक है, क्योंकि क्या बोला उन्होंने कि अगर कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं, अगर कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं तो सिनर्जी का बेनिफिट जनरेट होगा और कंपनी की वैल्यू सिर्फ इतनी नहीं बढ़ेगी कि हाँ दो कंपनीज कंबाइंड हो रही है तो दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में कंबाइंड हो गई, सिर्फ इतना नहीं होगा, सिनर्जी का बेनिफिट होगा और कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट कंपनी को रिसीव होगा, यानी कि 200 लाख रुपीज़ और कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी पोस्ट मर्जर। यानी कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 lakhs प्लस 250 lakhs प्लस 200 lakhs। टोटल आप देखो कितना आ रहा है, 1450 lakhs। दिस विल बी योर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी, यानी पोस्ट मर्जर जो एंटिटी की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, 1450 lakhs। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1450 lakhs इज़ फॉर दी टोटल मर्ज्ड एंटिटी। अब मुझे निकालना क्या था, व्हाट इज़ द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डूम लिमिटेड, दैट इज़ द टारगेट कंपनी, राइट। यानी मुझे क्या क्या पता होना चाहिए था, मैंने आपको बोला मुझे पता होना चाहिए प्री मर्जर मार्केट वैल्यू एंड पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, सो दैट मैं आपस में कंपेयर करूँ, मुझे पता चले कि कितना बेनिफिट हो रहा है टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ डूम लिमिटेड, और मुझे पता चल जाए कि एक्वायरिंग कंपनी के लिए ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या हुई, राइट। तो अब देखो प्री मर्जर मार्केट वैल्यू क्या है, 250 lakhs इज़ दी टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे प्री मर्जर, 10 lakhs शेयर्स थे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 lakhs की मार्केट वैल्यू थी जो कि गिवन थी हमें। पोस्ट मर्जर अगर देखा जाए तो 1450 lakhs इज़ दी टोटल वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। तो प्री मर्जर मार्केट प्राइस क्या था ऑफ डूम लिमिटेड, हमें गिवन था ₹25, राइट। हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है विद दी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। अब पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस के लिए हमें टोटल मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू पता है, पोस्ट मर्जर हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है, यानी कि हम क्या कर पाएंगे, अगर मैं टोटल मार्केट वैल्यू को डिवाइड कर दूँ विद दी नंबर ऑफ शेयर्स विच इज़ 25 lakhs, कितना आएगा ये, 1450 डिवाइडेड बाई 25 कम्स आउट टू ₹58, यानी कि ये क्या आएगा हमारे पास,
पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, ये क्या थी, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू थी, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, क्या आएगा, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर। मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है टारगेट कंपनी का प्री मर्जर जो मार्केट प्राइस था एंड पोस्ट मर्जर वो मार्केट प्राइस क्या हो गया है, इसे ही कंपेयर करना है। ठीक है, दैट विल बी द बेनिफिट फॉर द टारगेट कंपनी एंड ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर फॉर द एक्वायरिंग कंपनी, राइट। तो अब देखो प्री मर्जर कितना था, 25 का मार्केट प्राइस था। अब अगर मैं बोलूँ कि पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हो गया है ऑफ ₹58 जो कि मैंने अभी निकाला। अब आप मुझे बताओ क्या ये 25 को 58 से कंपेयर करना ठीक है? ये बात तो हम ऑलरेडी कौन से वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि ये जो 25 है, ठीक है, ये जो 25 है दिस इज़ फॉर 1 शेयर ऑफ डूम लिमिटेड, ठीक है, प्री मर्जर वाला। ठीक है, और ये है फॉर 1 शेयर्स ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी आफ्टर द मर्जर। ठीक है, ये 58 का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, दिस इज फॉर 1 शेयर आफ्टर मर्जर। ठीक है, और ये जो 25 है दिस इज फॉर 1 शेयर बिफोर मर्जर। ठीक है, तो ये तो पैरिटी पे है ही नहीं। पैरिटी पे क्यों नहीं है? आप बताओ, आप बोल रहे हो कि 0.5 का हमारा एक्सचेंज रेशियो है, यानी कि ये जो 25 की वैल्यू वाले एक शेयर होल्डर को जो शेयर मिलेगा आफ्टर द मर्जर दैट विल बी 0.5 शेयर। ठीक है, यानी कि इस एक शेयर होल्डर को जिसकी की मार्केट वैल्यू थी 25 की, इसे बाद में यानी कि पोस्ट मर्जर पूरा का पूरा एक शेयर तो रिसीव हुआ ही नहीं। कितने शेयर रिसीव हुए? 0.5 शेयर रिसीव हुए, राइट। यानी कि जब इसे पूरा का पूरा एक शेयर रिसीव हुआ ही नहीं है तो हम इसे एक शेयर की मार्केट प्राइस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमें इसे कंपेयर करना चाहिए विद द मार्केट प्राइस ऑफ 0.5 शेयर्स आफ्टर द मर्जर। ठीक है, क्योंकि प्री मर्जर भले ही वो एक शेयर था, पोस्ट मर्जर इट इज़ 0.5 शेयर, राइट। यानी आपको जो पोस्ट मर्जर 58 जो आपका मार्केट प्राइस आ रहा है, यानी पोस्ट मर्जर जो आपको एक शेयर की मार्केट प्राइस दी हुई है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द एक्सचेंज रेशियो टू गेट टू द वैल्यू ऑफ दिस 1 शेयर विच इज़ प्री मर्जर वाला शेयर। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि डूम लिमिटेड को कितना फ़ायदा हुआ, राइट। डूम लिमिटेड इज़ द टारगेट कंपनी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है आफ्टर मर्जर, राइट। आप सिर्फ बेनिफिट निकालना चाहते हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप बेनिफिट निकाल रहे हो, डूम लिमिटेड का एक शेयर होल्डर है जो कि आपके पास आता है, वो आपको कहता है मुझे बताओ मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? देखो प्री मर्जर आपके पास 25 रुपीज़ का एक शेयर था, पोस्ट मर्जर आपके पास 58 रुपीज़ वाली वैल्यू का एक शेयर है। ठीक है, बट बेनिफिट आपका 58 माइनस 25 नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्री मर्जर आपके पास एक शेयर था विद द वैल्यू 25, वो पोस्ट मर्जर एक शेयर नहीं बना। ठीक है, वो पोस्ट मर्जर 0.5 शेयर बना। ठीक है, इसलिए पोस्ट मर्जर जो मार्केट प्राइस आप देख रहे हो ऑफ ₹58 वो एक शेयर का है। ठीक है, लेकिन आपके पास तो टोटल एक शेयर है ही नहीं। एक शेयर के बदले आपके पास एक शेयर के बदले 0.5 शेयर है, इसलिए आपको 25 को कंपेयर करना पड़ेगा विथ 58 इंटू 0.5 विच कम्स टू 29। ठीक है, यानी अब आप 29 एंड 25 को कंपेयर करो और आप बोल सकते हो कि ₹4 पर शेयर का बेनिफिट हो रहा है टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ डूम लिमिटेड। ठीक है, विच इज़ द टारगेट कंपनी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ नहीं समझ में आया, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था आपके साथ बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आया वहाँ से देख लेना, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। बस पॉइंट क्या है कि मर्जर एंड एक्विजिशन में क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े होते हैं, नहीं समझ में आ रही होती हैं चीज़ें किस तरीके से फ्लो कर रही हैं, इससे मैं आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ें बताती हुई चल रही हूँ। बट अगर आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो से जाके उसको रेफ़र कर लेना। ठीक है, नाउ पर शेयर इज़ द बेनिफिट ऑफ ₹4, बट हमें क्या बताना है कि ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर कितनी हुई टू दी एलरॉन लिमिटेड। ठीक है, अब आप ये तो नहीं बोलोगे ₹4 का कॉस्ट है। ठीक है, क्या बोलोगे? टोटल ही बताओगे ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? अगर एक शेयर पे
4 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे डूम लिमिटेड के? 10 लाख, यानी टोटल 40 लाख रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है टू दी डूम लिमिटेड, एंड दैट बेनिफिट इज़ दी ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर फॉर दी एल्ट्रॉन लिमिटेड। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक बार आप आंसर्स प्लीज़ रेफ़र कर लेना, जिन भी आंसर्स को मैं नहीं दिखा रही हूँ आप प्लीज़ रेफ़र कर लेना, सो दैट आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आ जाए कि प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करके आनी है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। MK लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग एक्वायर NN लिमिटेड, यानी कि MK लिमिटेड एक्वायर करेगी NN लिमिटेड को। दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, मार्केट वैल्यू पर शेयर भी आपको गिवन है। एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर एक्विजिशन इज़ बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू एज अबव, देयर इज़ नो सिनर्जी एडवांटेजेस अवेलेबल। ठीक है, यानी सिनर्जी का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और जो एक्सचेंज है हमारा, यानी कि हम शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ही रख रहे हैं, दैट एक्सचेंज इज़ बेस्ड ऑन दी करंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया, ठीक है, ना ही आपको बोला गया है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए, आपको बताया गया है कि मार्केट प्राइस के बेस पे एक्सचेंज रेशियो डिसाइड किया गया है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि अगर आपको मार्केट प्राइस या अर्निंग प्राइस या बुक वैल्यू पर शेयर के बेस पे आपको डिसाइड करना होता है कि क्या एक्सचेंज रेशियो रहेगा, तो आपको क्या करना होता है, टारगेट कंपनी का जो भी मार्केट प्राइस है, विच इज़ टारगेट कंपनी का है 160 डिवाइडेड बाय 200, विच इज़ दी मार्केट प्राइस फॉर दी एक्वायरिंग कंपनी, एंड दैट विल बी योर एक्सचेंज रेशियो कमिंग आउट टू 0.8:1। ठीक है, यानी 0.8 शेयर्स रिसीव होंगे फॉर 1 शेयर ऑफ दैट NN लिमिटेड। ठीक है, चलिए सिनर्जी का बेनिफिट है नहीं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड दी अर्निंग पर शेयर फॉर कंपनी MK लिमिटेड आफ्टर मर्जर, यानी आपको क्या बताना है, अर्निंग पर शेयर बताना है फॉर दी कंपनी MK लिमिटेड, यानी पोस्ट मर्जर आपको सिर्फ EPS बताना है। कैसे बताओगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको प्री मर्जर पता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको अर्निंग पर शेयर कब बताना है, आफ्टर मर्जर। ठीक है, बिफोर मर्जर पूछा होता तो हमारे पास तो आंसर है। पोस्ट मर्जर के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्निंग्स आपको दोनों दी हुई हैं, दोनों की अर्निंग्स कंबाइंड हो जाएंगी ना आफ्टर मर्जर, दोनों कंपनीज़ की अर्निंग कंबाइंड हो जाएगी। सिनर्जी इन्होंने बोला कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ अर्निंग क्या होंगी, आपस में सम कर देंगे इनका, 60 लाख प्लस 18 लाख विच इज़ 78 लाख की टोटल अर्निंग हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, MK लिमिटेड के 12 लाख शेयर्स तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, ये जो 3 लाख शेयर्स हैं ऑफ NN लिमिटेड, इनके बदले में क्या एक्सचेंज रेशियो रखा है हमने, 0.8:1 का, यानी टोटल क्या हो जाएगा, 3 लाख इंटू 0.8 कमिंग आउट टू 2,40,000 के शेयर्स और इशू हो जाएंगे, यानी 12 लाख प्लस 2,40,000 विल बी योर नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर दी मर्जर। ठीक है, अब आपको पोस्ट मर्जर अर्निंग्स भी पता है, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है, निकल जाएगा अर्निंग पर शेयर आफ्टर दी मर्जर। करेक्ट। फाइंड दी एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर्स ऑफ NN लिमिटेड वुड नॉट बी एट लॉस। एक बात बताओ, इन्होंने अगर आपसे पूछा है कि NN लिमिटेड के लिए क्या एक्सचेंज रेशियो रखनी चाहिए सो दैट NN लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्हें लॉस नहीं चाहिए मीन्स हम ऑलरेडी देखो मार्केट वैल्यू के बेस, ठीक है, यानी अब हमें क्या करना होगा, और क्या डेटा गिवन है हमें, अर्निंग्स का डेटा गिवन है। अर्निंग के बेस पे अगर मैं एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर लूँ तो क्या NN लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को लॉस हो सकता है, आंसर इज़ नो, क्योंकि हम क्या करेंगे, अर्निंग के बेस पे ही एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर देंगे। ठीक है ना, जितनी अर्निंग्स हैं NN लिमिटेड की उसके हिसाब से ही उसे शेयर्स इशू करेंगे। अगर उस हिसाब से ही उसे शेयर्स इशू करेंगे तो लॉस कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम एक्सचेंज रेशियो बता के आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, और हम शो करके आ जाएंगे कि देखिए NN लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम उन्हें एक्सचेंज जो रेशियो है वो डिसाइड करके दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, तो देखो उनको कोई लॉस नहीं हो रहा। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, दिखा के आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है,
अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी ऑफ एमके लिमिटेड आफ्टर द मर्जर हमें निकालना था। तो देखो इन्होंने क्या बोला, एक्सचेंज रेशियो इज़ 4:5। आप देख लेना 4:5 इज़ 0.8:1, कुछ भी आप मेंशन करके आओ दोनों में से, ठीक है वो, ठीक है ना। यानी कि 4 शेयर्स रिसीव होंगे फॉर एवरी 5 हेल्ड इन एनएन लिमिटेड। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको निकाल के बता दिए थे, वहाँ पे 2,40,000 आ रहे थे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास आ गए 14,40,000, राइट। अर्निंग्स मैंने आपको बता दिया था दोनों की कंबाइंड हो जाएंगी, विच वॉज कमिंग टू 78 लाख रुपीज़, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी, राइट। आफ्टर मर्जर हमारे पास ईपीएस निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है, आफ्टर मर्जर की अर्निंग्स भी पता है, सिनर्जी बेनिफिट कुछ था नहीं, राइट। एक्सचेंज रेशियो, अगर एनएन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को आप लॉस में नहीं रखना चाहते हो तो किस बेस पे डिसाइड हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर के बेस पे डिसाइड कर लो। अर्निंग पर शेयर निकाला प्री मर्जर, इनके बेस पे एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर दिया, ठीक है। 3,60,000 शेयर्स इशू होंगे ऑफ दी एमके लिमिटेड टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ एनएन लिमिटेड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए। अर्निंग्स देखो, प्री मर्जर अर्निंग्स टोटल कंबाइन करी, ठीक है। क्या हुई, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पता चल गई थी हमें 78 लाख रुपीज़ की, ठीक है। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स किस बेस पे निकल गए, अब एक्सचेंज रेशियो डिसाइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, और हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर निकाल लिए, राइट। हमें क्या पता चल गया, ईपीएस आफ्टर दी मर्जर। अब आप देखना कि आपने अर्निंग पर शेयर के बेस पे ही जब एक्सचेंज रेशियो डिसाइड किया होगा तो ना तो एमके लिमिटेड को लॉस हो रहा होगा और ना एनएन लिमिटेड को लॉस हो रहा होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अर्निंग्स के बेस पे ही एक्सचेंज रेशियो डिसाइड किया। जितना डिज़र्व करती थी एनएन लिमिटेड उसको उतना ही पे किया है, तो एनएन लिमिटेड ऑफ कोर्स लॉस में तो नहीं होगी, ठीक है। आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ABC Limited is intending to acquire XYZ Limited by merger, and the following information is available in respect of the companies। आपको कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ABC एक्वायर कर रहा है XYZ को, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेंशन करके दिए हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स दी हुई है, मार्केट वैल्यू पर शेयर आपको मेंशन करके दी है। रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज़ दी प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ दी कंपनीज, यानी कि आपको अभी का अर्निंग पर शेयर बताना है, राइट। आपको अर्निंग्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हैं, ईपीएस निकालना, अर्निंग पर शेयर निकालना क्या कोई मुश्किल बात है? आंसर इज़ नो, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल अर्निंग्स दी हुई हैं 18 लाख्स, ठीक है, उसको डिवाइड करना है विद दी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, हमारे पास ईपीएस निकल के आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ द प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग्स पर शेयर फॉर एबीसी लिमिटेड। Assume that the merger takes place by exchange of equity shares and the exchange ratio is based on the current market price। यानी कि क्या कह रहा है, अब मान लीजिए कि ये जो प्रपोज मर्जर है, ठीक है, ये मर्जर हो जाता है, ठीक है। इफ़ दिस मर्जर टेक्स प्लेस, तो आपका जो ईपीएस है आफ्टर दी मर्जर वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है विच इज़ कि एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि कैश ऑफर नहीं कर रही है कंपनी, इक्विटी शेयर एक्सचेंज करेगी, एंड दैट रेशियो इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको एक्सचेंज रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है, और वो एक्सचेंज रेशियो आप निकालेंगे कैसे, मार्केट प्राइस के बेस पे, राइट। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर पॉजिटिव पैरामीटर होता है तो आपको क्या करना होता है, पैरामीटर फॉर द टारगेट डिवाइडेड बाय पैरामीटर फॉर द एक्वायरर कंपनी, राइट। तो टारगेट का एमपीएस अगर आप देखेंगे इट इज़ 28, एंड एक्वायरर का अगर आप मार्केट वैल्यू पर शेयर देख रहे हैं दैट इज़ 42। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 28 डिवाइडेड बाय 42, दैट विल बी योर एक्सचेंज रेशियो। कैलकुलेट करने पे हमारा एक्सचेंज रेशियो आ रहा है 0.67:1, यानी कि आपको एक शेयर के बदले, एक शेयर किसका, जो हमारी टारगेट कंपनी है उसके एक शेयर के बदले आपको मर्ज्ड एंटिटी में 0.67 शेयर रिसीव होगा,
ठीक है, ये आपका आ गया एक्सचेंज रेशियो। आपको सिर्फ क्या बताना है कि आपका ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना, आपने अभी निकाला प्री मर्जर ईपीएस, राइट। अब अगर आपको इम्पैक्ट देखना है ईपीएस के ऊपर तो आपको पोस्ट मर्जर ईपीएस पता होना चाहिए, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, जो पोस्ट मर्जर ईपीएस है वो कैलकुलेट करना है। पोस्ट मर्जर ईपीएस कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आफ्टर द मर्जर टेक्स प्लेस क्या अर्निंग्स हो जाएंगी हमारी, राइट। अब देखो, दो कंपनीज अगर आपस में मर्ज हो रही हैं तो दोनों की अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, कंबाइंड हो जाएंगी। एज सच कुछ सिनर्जी का बेनिफिट तो दिया नहीं हुआ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सिनर्जी बेनिफिट दिया होता तो आप क्या करते, दोनों कंपनी की अर्निंग्स को ऐड करते और उसमें सिनर्जी का बेनिफिट का इम्पैक्ट भी दिखा देते, राइट। बट सिनर्जी नहीं दिया, कोई बात नहीं, दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो रही हैं, दोनों की अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि टोटल अर्निंग्स आफ्टर दी मर्जर कितनी हो जाएंगी, 68 लाख रुपीज़, राइट। अब आपको पता चल गया टोटल अर्निंग्स आफ्टर दी मर्जर, राइट। बट आपको पता क्या करना है, अर्निंग पर शेयर आफ्टर दी मर्जर, राइट। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको निकालना है ईपीएस आफ्टर दी मर्जर तो आप अर्निंग्स आफ्टर मर्जर वाली लोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स भी आफ्टर मर्जर वाले कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट। तो आफ्टर दी मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे, ये हमारा एक्सचेंज रेशियो था। इसके बेस पे हम निकाल लेंगे कि टारगेट कंपनी को एक्वायरर कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं, राइट। वो ऐड कर देंगे एक्वायरर कंपनी के शेयर्स में, नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ईपीएस आफ्टर दी मर्जर, राइट। इम्पैक्ट आपको दिख ही जाएगा सीधा सीधा, पहले क्या था अब क्या हो गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, what should be the exchange ratio if XYZ Limited wants to ensure the earnings to members are same as before the merger takes place, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, देखिए वैसे तो ये चीज़ हम कौन से वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, स्टिल यहाँ पे भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि XYZ Limited विच इज़ द टारगेट कंपनी, वो ऐसा चाहती है कि मर्जर आप कर लो, ठीक है, मैं मर्ज हो जाती हूँ ABC लिमिटेड में, बट मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि उनकी जो अर्निंग्स हैं प्री मर्जर एज वेल एज पोस्ट मर्जर दोनों सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईपीएस के बेस पे एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर लेंगे सो दैट जो इनकी अर्निंग्स हैं इस पर कोई भी इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। अगर ईपीएस के बेस पे एक्सचेंज रेशियो डिसाइड होगा, ठीक है, मान लो देखो किसी की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक है आपके पास ABC लिमिटेड, एक है आपके पास XYZ लिमिटेड, ठीक है। बिफोर मर्जर ABC की अर्निंग्स पर शेयर थी 10 और XYZ की मान लीजिए थी 5, ठीक है। अब XYZ के शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि हमारी अर्निंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए प्री मर्जर एज वेल एज पोस्ट मर्जर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आप एक्सचेंज रेशियो ही इस अर्निंग पर शेयर के बेस पर डिसाइड कर लो, ठीक है। वो जो आप डील कर रहे हो ना कि हम शेयर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो जो शेयर एक्सचेंज रेशियो आप डिसाइड कर रहे हो, डिसाइड दैट ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस ओनली, ठीक है। यानी आपका जो पैरामीटर था ना, जब आप सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे थे तो आपका पैरामीटर क्या था, मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके बेस पे आपने क्या डिसाइड किया, आपका एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। तो ईपीएस पे ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आ ही रहा होगा, XYZ का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आ रहा होगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट अगर वो चाहता है कि ईपीएस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आए तो आपका जो पैरामीटर था एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करने का, आप ईपीएस के बेस पर डिसाइड कर लो, कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। यानी क्या करो, 5:10 का रेशियो रखो, विच मीन्स 1:2 शेयर्स आप दो, यानी 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर दो ऑफ द एक्वायरर कंपनी, राइट। इससे होगा क्या, सबसे पहले देखो, मान लो नंबर ऑफ शेयर्स थे यहाँ पे 10,000, यहाँ पे थे 20,000, राइट। अब 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा, 2 शेयर के बदले 1 शेयर
रिसीव होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रिसीव होंगे टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ XYZ लिमिटेड 10,000। ठीक है, अब आप देखो, मेरी एक बात समझने की कोशिश करना। अब अगर हमें इम्पैक्ट देखना है कि EPS पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी अर्निंग कितनी थी? 1 लाख। ठीक है, इनकी भी अर्निंग कितनी थी? 1 लाख। अर्निंग तो समझ रहे हो ना, टोटल अर्निंग्स। EPS मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज द टोटल अर्निंग। ठीक है, अब हमें निकालना है आफ्टर दी मर्जर EPS कितना हो गया। तो हमने क्या किया था, अभी दोनों की अर्निंग्स ऐड की थी, विच मीन्स 2 लाख कर दिया हमने इसको। ठीक है, और क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स देखो, 10,000 हो गए दोनों के, राइट? कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स? 20,000। ठीक है, कितना आ गई हमारे पास? 10 रुपीज़ की आ गई अर्निंग पर शेयर आफ्टर दी मर्जर। अब आप इम्पैक्ट देखो, ABC लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स थे उनकी प्री मर्जर अर्निंग्स कितनी थी? 10। अभी भी कितनी है? 10 है। अब XYZ के केस में XYZ के शेयर होल्डर्स की प्री मर्जर अर्निंग थी 5। आप अब सोच रहे होगे कि पोस्ट मर्जर अर्निंग हो गई है 10, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि पहले जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास 20,000 शेयर्स थे, अब उनके पास 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, हमें इम्पैक्ट देखना है एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के ऊपर। ठीक है, दैट शेयर होल्डर मस्ट बी होल्डिंग 2 शेयर्स। ठीक है, बिफोर मर्जर, लेकिन आफ्टर मर्जर तो उसको एक ही शेयर मिला है ना। ठीक है, तो उसको क्या करना है? अपने प्री मर्जर वाले एक शेयर पे इम्पैक्ट देखना है। ठीक है, उसको क्या करना है? अपने प्री मर्जर वाले एक शेयर पे इम्पैक्ट देखना है। तो प्री मर्जर जो एक शेयर था वो पोस्ट मर्जर 0.5 शेयर बन गया, राइट? यानी अर्निंग भी कितनी लेनी पड़ेगी? 0.5। ठीक है, यानी कि 5 रुपीज़ का ही अर्निंग पर शेयर इसका कंटिन्यू रहा आफ्टर दी मर्जर। अब आप देख लो, दोनों ही के शेयर होल्डर्स पे, चाहे वो ABC लिमिटेड है विच इज़ द एक्वायरर कंपनी, चाहे वो XYZ लिमिटेड है विच इज़ द टारगेट कंपनी, दोनों के ही शेयर होल्डर्स के EPS पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि एक्सचेंज रेशियो ही हमने EPS के बेस पे डिसाइड कर लिया था, राइट? यानी कि सिंपली हमें क्या करना है? पैरामीटर चेंज करके अर्निंग पर शेयर को कंसिडर कर लेना है। मार्केट प्राइस के बेस पे कर रहे थे सेकंड पार्ट में, जब उन्होंने कहा अर्निंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो हमने अर्निंग पर शेयर के बेस पे उन्हें एक्सचेंज रेशियो बता देना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट एक बार सॉल्यूशन से डिस्कस करा देती हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। अर्निंग पर शेयर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हुए थे, टोटल अर्निंग्स भी दी हुई थी, बहुत आराम से निकल जाता। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था कि अगर आपका मार्केट प्राइस के बेस पे एक्सचेंज रेशियो डिसाइडेड है तो आपको बताना है कि EPS पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको क्या करना था? देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेशियो क्या है। इसने लिखा है 28 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 6 लाख, विच इज़ मैंने कर दिया था 28 बाई 42.67 हमारे पास आ रहा था। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल के दे दिए जो कि इशू करेगी एक्वायरर कंपनी टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, क्योंकि एक्सचेंज रेशियो से ही तो मल्टीप्लाई करना होता है ना नंबर ऑफ़ शेयर्स को ऑफ द टारगेट कंपनी, राइट? तो इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज रेशियो को इन्होंने 0.67 लिखने की बजाय 28 बाई 42 ही रहने दिया, विच इज़ ऑल्सो ओके। ठीक है, चलिए, आपको आफ्टर दी मर्जर नंबर ऑफ़ शेयर्स पता चल गए, टोटल अर्निंग्स आपको पता ही थी, आपके पास क्या आ गया? EPS निकल के आ गया आफ्टर दी मर्जर। इसके अलावा आपसे उन्होंने क्या पूछा था कि पोस्ट मर्जर EPS पे कोई भी इम्पैक्ट ना आए ऐसा कोई एक्सचेंज रेशियो हमें बता दो। तो मैंने आपको बोल दिया था कि आप एक्सचेंज अर्निंग पर शेयर के बेस पे ही आप डिसाइड कर लीजिए अपना एक्सचेंज रेशियो, कोई भी अर्निंग पे इम्पैक्ट आफ्टर दी मर्जर नहीं आएगा, राइट? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। The CEO of the company thinks that shareholders always looks for EPS. Therefore, he considers maximization of EPS as his company's objective. यानी कि कंपनी का CEO है जिसका कि पूरा का पूरा ध्यान किस पे रहता है? शेयर होल्डर के EPS पे। ठीक है,
वो ऐसा समझता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो EPS है वो मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है। हिज कंपनीज करंट नेट प्रॉफिट्स आर, आपको टोटल जो अर्निंग्स हैं वो दी हुई हैं, प्रॉफिट इज़ अर्निंग ओनली, ठीक है। PE मल्टीपल भी आपको दिया हुआ है। अब आप सोचो इस इंफॉर्मेशन से आप क्या पता कर सकते हो, ठीक है। चीज़ें इंटरप्रेट इसी तरीके से होती हैं। आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है, विच इज़ अर्निंग्स, राइट। आपको PE मल्टीपल दिया है। PE मल्टीपल होता क्या है? प्राइस बाय अर्निंग्स, राइट। जब आपको अर्निंग्स दे दी, ठीक है, PE मल्टीपल बता दिया 10 है, तो क्या इस फॉर्मूला से आप प्राइस निकाल सकते हो? आंसर इज यस, राइट। ही वॉन्ट्स टू बाय अनदर फर्म विच हैज़ करंट इनकम ऑफ 15.75 lakhs and PE multiple of 10. What is the maximum exchange ratio which the CEO should offer so that he could keep EPS at the current level? ठीक है, अभी डिस्कस किया EPS के बेस पे ही अगर आप एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर लोगे तो EPS पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपका EPS जो था पहले बिफोर द मर्जर दैट विल कंटिन्यू आफ्टर द मर्जर एज वेल, राइट। Given that the current market price of both the acquirer and the target company are 42 and 10, if the CEO borrows funds at 15% and buys out target company by paying cash, how much cash should he offer to maintain his EPS assumed tax rate of 30%? सबसे पहले इन्होंने आपसे एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो पूछा है जिसके बेस पे अगर ये लोग एक्सचेंज करें शेयर्स, यानी कि अगर एक्वायरर कंपनी उस एक्सचेंज रेशियो के बेस पे नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे टू दी टारगेट कंपनी, तो उसके जो करंट EPS है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ इन्होंने आपको दी है कि हम एक्सचेंज नहीं कर रहे शेयर्स, कैश ऑफर दे रही है कंपनी, ठीक है, टारगेट कंपनी को। 15% पे फंड्स बोरो किए जा सकते हैं और टैक्स रेट भी आपको मेंशन करके दिया हुआ है 30%, ठीक है। चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं बट स्टिल दोबारा से सारी चीज़ समझाऊंगी। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। EPS के बेस पे ही अगर एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर लेंगे तो काम बन जाएगा। सेकेंड पार्ट में अब देखो क्या करना है हमें। ये क्या कह रहा है? EPS मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, कैश ऑफर करना है, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट बताना पड़ेगा दैट शुड बी ऑफर्ड टू दी टारगेट कंपनी, लेकिन एक्वायरर कंपनी जो है उसके EPS पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, राइट। अब अजम्पशंस क्या होती हैं? सबसे पहला ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी जो एक्वायरर कंपनी है जब वो एक्वायर कर रही है टारगेट कंपनी को बाय कैश ऑफर, राइट, तो वो जो कैश है वो बोरो करके लाएगी फंड्स, देन पे करेगी, ठीक है। जब बोरो करेगी तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है। दूसरी चीज़, जब इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्रीज़ होता है तो आपका जो P&L है, ठीक है, आपका जो P&L है उसमें एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। आपके जो P&L में एक्सपेंसेस आते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट कम हो रहा है दैट मीन्स आपका टैक्स सेव हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्स सेविंग वाला पार्ट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए आपको ये टैक्स रेट दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात क्या करनी है हमें, उसने क्या बोला कि प्री मर्जर EPS और पोस्ट मर्जर EPS सेम रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले प्री मर्जर EPS आपको कितना दिया है पहले तो आप ये देख लो। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ था 80 lakhs का, ठीक है। PE मल्टीपल दिया है 10.5। आपको नंबर ऑफ शेयर्स बताए हैं क्या जो आप EPS निकाल सको? नहीं बताए, ठीक है। बताया क्या है इन्होंने आपको कि आपका जो प्राइस है ऑफ 1 शेयर दैट इज़ 42, ठीक है। और 105 किसका है? टारगेट कंपनी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। देखो बात समझने की कोशिश करो। जब आपको प्राइस बाय अर्निंग रेशियो मेंशन करके दिया है इन्होंने,
10.5, राइट। तो ये जो अर्निंग्स हैं, क्या ये आपको EPS दिया है? आंसर इज़ नो। टोटल अर्निंग्स मेंशन करके दिए हैं, चाहे तो आप पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से। आपको अर्निंग्स दी हैं, टोटल नेट प्रॉफिट इज 80 lakhs, राइट। अब आप देखो, जब आपको अर्निंग्स टोटल दी हैं, तो जब आप इस फॉर्मूला में टोटल अर्निंग्स पुट करोगे तो आपका जो प्राइस है, क्या वो मार्केट प्राइस पर शेयर निकल के आएगा या टोटल मार्केट वैल्यू निकल के आएगी? टोटल मार्केट वैल्यू निकल के आएगी, राइट। तो देखो, यहाँ से आप निकाल पाओगे टोटल मार्केट वैल्यू, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, जब आप उसको डिवाइड कर देंगे विद दी MPS, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर से आप टोटल मार्केट वैल्यू को डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। और नंबर ऑफ शेयर्स, जब आपको टोटल अर्निंग्स पता है, जब आप नंबर ऑफ शेयर्स से टोटल अर्निंग्स को डिवाइड कर देंगे तो क्या आपके पास EPS निकल के आ जाएगा? आंसर इज यस, ठीक है। और उस EPS के बेस पे ही आपको पहले तो क्या बताना है कि क्या एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए, राइट। फर्स्ट पार्ट तो ऐसे सॉल्व होगा। और अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है? कैश ऑफर करना है, EPS चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? देखो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है कि जो प्री मर्जर EPS है, दैट मस्ट बी इक्वल टू दी पोस्ट मर्जर EPS, राइट। प्री मर्जर EPS तो अभी निकाल लेंगे हम, ये पूरा हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। इस बेस पे प्री मर्जर EPS की वैल्यू तो हम अभी पुट कर देंगे। पोस्ट मर्जर EPS कैसे निकालें? ठीक है, देखो, अगर कंपनी कैश ऑफर लेके आ रही है, चाहे कंपनी एक्सचेंज रेशियो लेके आ रही है, अर्निंग्स तो कंबाइंड होंगी। पोस्ट मर्जर में अर्निंग्स तो दोनों की कंबाइंड होंगी, राइट। अब आप देखो, टोटल अर्निंग्स कितनी थी? एक्वायरर कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? 80 lakhs। टारगेट कंपनी का कितना है? 15.75, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 80 प्लस 15.75 कम्स आउट टू 95.75, ठीक है। यानी कि क्या होगा? देखो, प्री मर्जर EPS तो हम अभी लिख देंगे, पोस्ट मर्जर EPS की जगह हम क्या डालेंगे? 95.75 lakhs, ठीक है, क्योंकि पोस्ट मर्जर हमारी टोटल अर्निंग्स होंगी। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, राइट। ऐसे ही निकालते हैं पोस्ट मर्जर अर्निंग्स। पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर जब भी आपको निकालना होता है, आप यही करते हो ना, टोटल अर्निंग्स लेते हो आफ्टर दी मर्जर, उसको डिवाइड करते हो विद द नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर दी मर्जर, राइट। पोस्ट मर्जर अर्निंग्स तो हमारी ये हो गई, नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, कैश ऑफर जब आप लेके आते हो तो क्या आपके नंबर ऑफ शेयर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि कैश ऑफर में शेयर्स इशू होते ही नहीं है, ठीक है। यानी कि जो एक्वायरर कंपनी के शेयर्स थे बिफोर मर्जर, दैट विल कंटिन्यू आफ्टर द मर्जर, ठीक है। और जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें तो आप कैश दे ही रहे हो ना, ठीक है, उन्हें आप शेयर इशू नहीं कर रहे। जब हम उन्हें शेयर इशू कर ही नहीं रहे हैं तो आफ्टर दी मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं होंगे, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे जो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। या निकाल ही लेते हैं, काम करते हैं। देखो, पहले हमें निकालना है टोटल मार्केट प्राइस, ठीक है। अर्निंग्स थी हमारी 80 lakhs, दिस इज़ 10.5, 80 इंटू 10.5 इज़ 840, ठीक है। 840 इज़ दी टोटल मार्केट वैल्यू, ठीक है। और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 42 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ रहा है? 20 इज़ दी 20 lakh, एक्चुअली दिस इज़ लैक्स। 20 lakhs इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 lakhs आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, 80 lakhs थी हमारी टोटल अर्निंग्स, ठीक है। हमें PE रेशियो दिया हुआ था 10.5 का, उससे हम क्या निकाल पाए? टोटल मार्केट वैल्यू,
ठीक है। प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस ही होता है ना, पी रेशियो में मार्केट प्राइस होता है। पर शेयर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि अर्निंग्स टोटल दी हुई हैं, ठीक है। टोटल अर्निंग्स डालेंगे अगर फॉर्मूला में तो प्राइस भी कैसा आएगा, टोटल आएगा, टोटल मार्केट वैल्यू आएगी, राइट। अब टोटल मार्केट वैल्यू जब आ गई हमारे पास और हमें एक शेयर की मार्केट वैल्यू पता है तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ हमने की है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं आगे की। प्री मर्जर अर्निंग्स कितनी हो गई हमारी, अगर आप देखोगे तो 20 लाख इज़ दी नंबर ऑफ शेयर्स, 80 लाख 4 हो गई, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी टोटल अर्निंग्स थी 80 लाख की, आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है दैट इज़ 20 लाख्स, तो 4 इज़ दी EPS, प्री मर्जर EPS इज़ 4, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, 4 इक्वल्स टू 95.75 लाख्स डिवाइडेड बाय 20 लाख्स, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप कैश ऑफर लेकर आ रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा। जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे क्योंकि आप फंड बोरो करके आए हो, ठीक है, आपको 15% का इंटरेस्ट रेट मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक है। आपने वो आगे वाली कंपनी को यानी टारगेट कंपनी को पे कर दिया कैश। अब वो कैश तो आपने पे कर दिया, आफ्टर मर्जर जब आप वो कैश पे कर चुके हो, आफ्टर दी मर्जर आप वो कैश पे कर चुके होंगे ना, तभी मर्ज हुए होगा। जब आपने उन्हें कैश दिया होगा तभी मर्जर हुआ होगा, राइट। आप वो पैसा बोरो करके लेके आए थे, उस पर इंटरेस्ट लग रहा होगा। मैंने अभी आपको बताया अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो P&L में आपका एक्सपेंस बढ़ रहा होगा इंटरेस्ट का, राइट। अब ये जो 95.75 लाख्स है दोनों कंपनी की कंबाइंड अर्निंग्स, ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ना। लेकिन क्या आफ्टर दी मर्जर यही प्रॉफिट रहेगा, सोचने वाली बात है। क्योंकि जब मैंने फ़ंड बोरो किए हैं यानी कि एक्वायरर कंपनी ने जब फंड्स बोरो करके लाए हैं तो उस पर उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आफ्टर दी मर्जर, ठीक है। उसकी अर्निंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि हमें कुछ चीज़ यहाँ से हटानी पड़ेगी, ठीक है। वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट हमें अर्निंग में से हटाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, यानी कि हमें 15% हटाना है ऑफ दी कैश ऑफर्ड, ठीक है। हमें क्या हटाना है, 15% ऑफ दी कैश ऑफर्ड, करेक्ट। लेकिन एक चीज़ और बोली थी मैंने आपको, ठीक है। पहले एक बार ये रिपीट कर देती हूँ सो दैट आपको ज़्यादा एकदम से चीज़ें ना हो जाए प्रोसेस करने के लिए। देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें बोला था प्री मर्जर अर्निंग पोस्ट मर्जर अर्निंग सेम रहनी चाहिए, बताओ कितना कैश दे दे सामने वाली कंपनी को, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आप चाहते हो आपकी प्री मर्जर EPS पोस्ट मर्जर EPS के बराबर रहे, ठीक है। प्री मर्जर EPS हम निकाल चुके हैं, पोस्ट मर्जर EPS का ये फॉर्मूला होता है कि टोटल अर्निंग्स हम ले लें आफ्टर दी मर्जर और नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर दें आफ्टर दी मर्जर। नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें पता है कि चेंज तो होंगे नहीं क्योंकि हम तो कैश ऑफर कर रहे हैं, तो जो एक्वायरर कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स थे वही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लिख दिया 20 लाख शेयर्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टोटल अर्निंग्स जब हमें निकालनी होती थी आफ्टर दी मर्जर तो हम क्या करते थे, एक्वायरर कंपनी की जो अर्निंग्स होती थी उसमें हम ऐड कर देते थे जो टारगेट कंपनी है उसकी अर्निंग्स, ठीक है। कुछ सिनर्जी का बेनिफिट दिया होता तो वो ऐड कर देते थे। हमारे पास क्या आ जाता था, पोस्ट मर्जर EPS, बट दिस इज़ दी कैश ऑफर, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फंड्स बोरो करके लाने पड़ेंगे, राइट। आप फंड्स बोरो करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जब मर्ज हो चुकी है एंटिटी, आप उसकी अर्निंग्स देख रहे हो तो उसकी अर्निंग्स तो इंटरेस्ट अमाउंट से कम हो जाएंगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ना हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या कर देगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आप चार्ज करोगे P&L में तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम वो प्रॉफिट कम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं 15% ऑफ व्हाट, द कैश ऑफर्ड, क्योंकि उतना ही अमाउंट तो हमने बोरो किया होगा। गॉट दिस। चलिए नेक्स्ट एक चीज़ और मैंने आपको बोली थी कि अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो P&L में तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, विच मीन्स कि आपको टैक्स सेविंग होगी, ठीक है। तो वो टैक्स सेविंग का इम्पैक्ट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। अब टैक्स सेविंग कैसे होती है मुझे एक बात बताओ, यानी अर्निंग्स आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी, टैक्स सेविंग है तो फ़ायदा है तो अर्निंग्स आपको बढ़ा के दिखानी पड़ेंगी। बढ़ा के कैसे दिखाओगे, 15% ऑफ X की वजह से
30% का आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। 15% ऑफ x मीन्स 15% ऑफ बोरोड अमाउंट। मान लो आपने 10 लाख रुपए का कैश ऑफर किया उनको, ठीक है, तो आपने ये 15% पे बोरो किया था, राइट। 1.5 लाख रुपए के आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनकर हुए, राइट। इस पे आपकी टैक्स सेविंग होगी 30%, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट 30% है, राइट। तो मैंने क्या किया, 10 लाख इंटू 15% इंटू 30%, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे इस तरीके से मेंशन कर लो अलग अलग, ठीक है, या फिर आप नेट इम्पैक्ट भी दिखा सकते हो। नेट इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है इसका, माइनस में ये आ रहा है आपका x इंटू 15% का ओनली 70% पार्ट, ठीक है। 15 का 70% पार्ट ही कंसिडर हो रहा है एज योर एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि बाकी की 30% जो है वो तो आपकी अर्निंग कंसिडर हो रही है, टैक्स सेविंग कंसिडर हो रही है, राइट। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 15 इंटू 1 माइनस 0.30 विच इज़ योर टैक्स रेट, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, आंसर आपका एकदम एक्यूरेट आएगा। कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि टैक्स सेविंग है तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा, तो ये माइनस होना है, ये प्लस होना है। नेट इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो 15 का 70%, यानी 15% जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसका सिर्फ 70% पार्ट ही है जो आपको झटका दे रहा होगा आपकी अर्निंग्स पे, राइट, उस पर इम्पैक्ट डाल रहा होगा, उस अर्निंग को कम कर रहा होगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे बाय 20 लाख, इक्वल टू में 4 है ही, कर लेना, x की वैल्यू निकल के आएगी, दैट x इज़ योर कैश ऑफर वाला अमाउंट। गॉट दिस। चलिए फटाफट एक बार आंसर से डिस्कस कर लेते हैं इसको। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए, EPS आ गया था हमारे पास 4, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कुछ भी, इसका भी इसी तरीके से इन्होंने निकाला होगा EPS, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें टारगेट कंपनी का भी EPS चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, EPS पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा एक्सचेंज रेशियो बताओ, तो ऑफकोर्स वो तो हमें पता है ना कैसे निकलता है, EPS ऑफ द टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय EPS ऑफ द एक्वायरर कंपनी। तो EPS ऑफ द एक्वायरर कंपनी तो मैंने अभी निकलवाया, टारगेट कंपनी का भी निकालना पड़ेगा, तो इन्होंने इस बेस पे इन्हें एक्सचेंज रेशियो बताया। सेकेंड पार्ट में इन्होंने x कंसिडर करवाया, किसको, जो हमने ऑफर करना है अमाउंट, उस अमाउंट को, राइट। आप देखो 15 का ओनली 70% विल बी कंसिडर्ड एज योर एक्सपेंस, क्योंकि 30% की तो आपको टैक्स सेविंग हो जाएगी, ठीक है। मेंशन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल कि आप उसको किस तरीके से मेंशन करके आ रहे हो। कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो आप जो भी लिख के आओगे आपका आंसर ठीक आ रहा होगा, ठीक है। तीन तरीके तो मैंने ही बता दिए आपको, ठीक है। आगे आपको जैसे समझ में आता है वैसे लिख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, राइट। चलिए निकाला इन्होंने, कितना आ गया कैश ऑफर 150 लाख। आप सॉल्व करेंगे आपके पास भी आ जाएगा, सिंपली वो जो इक्वेशन जहाँ पे मैंने छोड़ी थी वहाँ से आप आगे सॉल्व करना, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। A लिमिटेड वॉन्ट्स टू एक्वायर T लिमिटेड, ठीक है, यानी A लिमिटेड इज़ द एक्वायरर कंपनी, T इज़ द टारगेट कंपनी, ठीक है। हैज़ ऑफर्ड अ स्वैप रेशियो ऑफ 1:2, इन्होंने आपको एक्सचेंज रेशियो मेंशन करके दिया हुआ है, और आपको क्या बोला है इन्होंने, A लिमिटेड और T लिमिटेड के लिए इन्होंने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया, यानी कि अर्निंग्स बताई हुई हैं। इसके अलावा इक्विटी शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको दिए हुए हैं, EPS भी बताया हुआ है, PE रेशियो भी बताया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर भी बताया हुआ है। पूछा क्या है आपसे, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय A लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ T लिमिटेड, ठीक है। जब आपको एक्सचेंज रेशियो दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए, तो आपको सिंपली करना क्या है, देखो 1:2 का रेशियो है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हुए हैं 180 ऑफ द टारगेट कंपनी, 1:2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 90,000 विल बी दी नंबर ऑफ शेयर्स दैट शुड बी इशूड बाय द एक्वायर्ड कंपनी टू द टारगेट कंपनी, राइट। चलिए
नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज़ द EPS ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन के बाद का क्या बताना है इन्हें, अर्निंग पर शेयर बताना है। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आफ्टर मर्जर वाली हमें टोटल अर्निंग्स पता होनी चाहिए, आफ्टर मर्जर वाला नंबर ऑफ शेयर्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी 18 लाख प्लस 3,60,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 6 लाख प्लस 90,000। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा EPS आ जाएगा आफ्टर द एक्विजिशन, कुछ मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड। इक्विवेलेंट का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक, अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखी होगी, अब तक के जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, अगर इक्विवेलेंट अर्निंग्स आपको समझ में आ रही होंगी। इक्विवेलेंट अर्निंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे EPS कितना है आपका 18 लाख प्लस 360 डिवाइडेड बाय 6,90,000 comes out to 3.13 is the EPS that is coming after the acquisition। ठीक है, आपसे पूछा है टी लिमिटेड की अर्निंग पर शेयर कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो टी लिमिटेड जो था उसके शेयर होल्डर को 1:2 की रेशियो यानी कि 0.5 शेयर रिसीव हुआ है फॉर 1 शेयर हेल्ड। ठीक है, आपको क्या बताना है कि उस एक शेयर के बदले में अब पोस्ट मर्जर कितनी अर्निंग्स हो गई हैं। ठीक है, जो प्री मर्जर एक शेयर था जिसके बदले में इन्हें 0.5 शेयर रिसीव हुए हैं, जिस एक शेयर के बदले में इन्हें 0.5 शेयर रिसीव हुए हैं, उस एक शेयर का इक्विवेलेंट अर्निंग बताओ, उस एक शेयर के लिए इक्विवेलेंट अर्निंग बताओ आफ्टर दी मर्जर। ठीक है, तो अब देखो एक शेयर था, ठीक है, लेकिन पोस्ट मर्जर कितना बना वो 0.5 शेयर। पोस्ट मर्जर एक शेयर की अर्निंग है 3.13। ठीक है, लेकिन इसके पास प्री मर्जर एक था, पोस्ट मर्जर तो कितने शेयर्स थे 0.5, यानी कि आपको इक्विवेलेंट निकालनी है ना अर्निंग, 0.5 से करना पड़ेगा। ठीक है, दैट 1 शेयर प्री मर्जर इज इक्वल्स टू दी हाफ शेयर पोस्ट मर्जर। राइट, इसके बराबर की अर्निंग बतानी है। ठीक है, इस प्री मर्जर वाले शेयर के बराबर की अर्निंग बतानी है, यानी ये एक शेयर आधा हो गया, तो अर्निंग जो है पोस्ट वाली एक शेयर के लिए उसको भी आपको आधा करना पड़ेगा ना, यानी हमें क्या करना पड़ेगा 3.13 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 0.5। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन अज्यूमिंग इट्स PE मल्टीपल रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताइए ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन अज्यूमिंग PE मल्टीपल चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो PE मल्टीपल आपको मेंशन करके दिया हुआ है एक्वायरर कंपनी का, देखो एक्वायरर कंपनी एक्वायर करती है टारगेट कंपनी को, तो टारगेट कंपनी तो ख़त्म हो गई। ठीक है, यानी ये जो PE रेशियो कंटिन्यू करने वाली बात बोल रहा है दैट इज़ फॉर दी एक्वायरर कंपनी। ठीक है, यानी ये 10 ही रहा, 10 ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, मार्केट प्राइस पर शेयर बताना है। आप अर्निंग पर शेयर निकाल चुके हो, PE रेशियो है। ठीक है, इसमें आपको EPS पता है और आपको PE रेशियो पता है, EPS पता है, EPS की वैल्यू डालोगे MPS निकल के आ जाएगा। ठीक है, इजी सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म। ठीक है, आपको क्या करना है, टोटल मार्केट वैल्यू बतानी है। अभी आप MPS निकाल के आए हो। ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। पूछा कब का है, मर्ज्ड फर्म का पूछा है, मर्ज फर्म का पूछा है ना, यानी आफ्टर मर्जर वाला MPS लेना है, आफ्टर मर्जर वाले नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। आफ्टर मर्जर वाला MPS तो अभी निकाल के आए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज 6 लाख प्लस 90,000, निकल जाएगी मार्केट वैल्यू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था कि समझने में कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़े। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए 90,000 शेयर्स इशू हो रहे थे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपसे EPS पूछा गया था, 3.13 हमारा आ रहा था, इक्विवेलेंट पूछा तो 3.13 को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। न्यू मार्केट प्राइस पूछा तो PE रेशियो हमें पता है, EPS पता है तो MPS पता चल गया, आफ्टर मर्जर वाला MPS पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, मल्टीप्लाई किया तो मार्केट वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर, चलिए आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में
आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, आप एक बार प्लीज़, अगर आपसे क्वेश्चन को समझने में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है तो पहले एक बार अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर कर लेना। मैंने वहाँ सारे फॉर्मूलाज नहीं समझाए हैं, बट जो भी नेसेसरी फॉर्मूलाज थे वो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ है। प्लीज़ अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, पहले आप वो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, आपको वीडियोस पसंद आती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली कोई आपको एडवाइस देनी है, फीडबैक देना, वो भी दे सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।